आज विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। नेपाल में आज जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। नेपाल में कई घटनाएं घट चुकी है, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकार सिर्फ सोशल मीडिया बंद कर दे तो उसकी इतनी हालत खराब हो जाए कि देश की सत्ता पलट ही हो जाए। देश में सारे सांसदों को अपने अपने जगहों पर डर के कारण उनको राजीनामा देना पड़ जाए। आपको यकीन नहीं होगा कि यह सच है, लेकिन नेपाल में 8 से 9 सितंबर 2025 को यह हुआ कि जब युवा उठा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इज्जत के लिए, तो और ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, ये है एक नया युग का नया सवाल। सरकार युवाओं पर क्यों चुप्पी साध रही थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं संदेश टू प्रभाकर। आज का वीडियो है एक ऐसा घटना की जिसने नेपाल को हिलाकर रख दिया, जहां जनरेशन जेड यानी कि जेनजी ने अब और नहीं, जहां विद्यार्थियों, युवाओं, आम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल मीडिया बैन का असली कारण क्या था, यह प्रोटेस्ट कैसे इतनी हिंसक हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, असली नेता कौन हो सकता है, अगले अंतरिम सरकार कौन बन सकता है, अंतरिम सरकार की बारे में भी बातें करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा वो ना कि जिसका नाम मीडिया बताती है, बल्कि वो जिसे जनता चुनना चाहती है। आइए हम जानने का कोशिश करेंगे कि चिंगारी की शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत होता है 4 सितंबर को, जब सरकार ने आदेश दिया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि शामिल थे, यानी कि दरता नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कराना था, इसलिए उन्हें रोल बैक या पंजीकरण करने का समय दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि यह सिर्फ बहाना था। कि कई नेता, सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग पर भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल हो रहे थे। युवाएं कह रहे थे कि उनके पास नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया, बल्कि भरोसा और न्याय चाहिए। इंटरनेट उपयोग की गहराई, नेपाल की जनसंख्या लगभग 30 मिलियन है और लगभग 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आइए हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर 8 और 9 सितंबर की हिंसक घटना कैसे हुई। 8 सितंबर को काठमांडू और इटहरी में विरोध हुआ। पुलिस ने लाइव गोलियां, रबर बुलेट्स, टीयर गैस का उपयोग किया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 19 लोग मारे गए, 17 काठमांडू में और 2 इटहरी में। घायल लोगों की संख्या 100 से ज्यादा, कुछ रिपोर्टों में 400 तक भी बताया गया। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना राजीनामा दे दिया। सरकार ने क्रियाएं की, कर्फ्यू लगाया गया, संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन अब जानने का प्रयास करेंगे हम कि आंदोलन का विस्तार और सत्ता का पतन कैसे हुआ। 9 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ अब सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ थी। भ्रष्टाचार, प्रतिनिधित्व की कमी, रोजगार, युवा भविष्य की अनिश्चितता, सरकार पर दबाव बढ़ा। पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना राजीनामा दे दिया। सेना तैनात की गई। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा। अस्पतालों में घायल पहुंच रहे, एम्बुलेंस काम कर रही थी, डर का माहौल था। अब जानेंगे कि आंकड़े और लोग क्या कहते हैं, भविष्य क्या है, उसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे हम कि कुल मृत्यु दर रिपोर्ट कहती है 19 लोग मारे गए विवाद के पहले दिन। कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 25 से 30 तक बताया जा रहा है, जिनमें बाद के संघर्ष दरमियान की घटनाएं शामिल है और बहुत से लोग घायल हुए हैं। आधिकारिक तौर पर करीब 1000 से ज्यादा अस्पतालों के दर्ज है कि कई छात्रा, युवा गंभीर हालत में हैं। जेल की घटना को देखें तो लगभग 13,000 से 15,000 कैदी विभिन्न जेलों से भागे या फिर रिहा संघर्षों के बीच हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कुछ को पकड़ा, स्थिति नियंत्रण में नहीं थी। विपक्षी नेताओं और युवा प्रतिरोध समूहों ने कहा कि अब चाहिए अंतरिम सरकार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की जैसे ईमानदार चेहरा जो जनता को भरोसा दिला सके। सरकार ने पंजीकरण नियम को लागू करने का औचित्य दिया, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि नियम बनाए गए थे सूचनाओं पर नियंत्रण के लिए, डिजिटल स्पेस को सील करने के लिए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अनुचित बल का इस्तेमाल किया, गोलियां सीधे सिर या सीने की ओर बिना चेतावनी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि टीयर गैस, रबर बुलेट्स के बजाय वास्तविक हथियारों का उपयोग हुआ है। आंदोलन का नेतृत्व अस्थायी है।
कोई स्पष्ट राजनीतिक पार्टी या नेता शुरुआत में सामने नहीं आया। युवाओं ने खुद ही सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और बाहरी नेटवर्किंग से विरोध को फैलाया। यह हिंसा सिर्फ सामाजिक मीडिया बैन की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, देश के भविष्य की चिंता की वजह से था। मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि सरकार को जवाबदेही भुगतानी चाहिए। जांच कमेटियां बनाई गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ इस्तीफे ही काफी होंगे क्या? मेरी नज़र में असली समाधान यही है कि एक सच्ची ट्रांजिशनल सरकार हो, जिससे सुशीला कार्की जैसे चेहरे शामिल हो, जिन पर जनता का भरोसा हो और जिनके पास राजनीतिक स्वार्थ कम हो। नए कानून हो जो सोशल मीडिया, प्रेस, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करे, लेकिन जिम्मेदार हो। भ्रष्टाचार जांचे, सार्वजनिक लेखा जोखा बढ़ाए, युवा नेताओं को वो प्लेटफॉर्म मिले जो वो सरकार में बदलाव ला सके। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाए, क्योंकि असंतोष सिर्फ राजनीति में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। यह विद्रोह एक चेतावनी है। यदि सरकार जनता की आवाज नहीं सुनेगी, युवा सताए जाएंगे, भविष्य के लिए उम्मीद टूटेगी। तो अभी जो है हालात बने हुए हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर के हुए हैं, क्योंकि अब सांसद विघटन के जैसा ही है। बहुत से सांसद अपना राजीनामा दे चुके हैं और अब भी जो हालात बन रहा है उसमें देखा जा रहा है कि आखिर अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। सबका इच्छा था कि बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर बाद में बालन शाह ने सुशीला कार्की को उनको आगे लाए। लेकिन सुशीला कार्की जो है ये 6 महीने के लिए मात्र बन रही है। ये फिर से जो होगा उनको चुनाव करा करके बालन शाह को आगे लाया जाएगा ताकि वो 5 वर्ष तक रह सके। लेकिन अब हालत ये है कि सुशीला कार्की को संवैधानिक तरीके से नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो पूर्व न्यायाधीश है और पहले भी सरकारी पद में रह चुकी है। अब कोई कह रहा है कि हर्ष संपांग को बनाया जाए, तो कोई कह रहा है कि कुलमान घिसिंग को बनाया जाए, तो कोई कह रहा है कि नहीं, बालन शाह को ही बनाया जाए। तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए और कौन उपयुक्त है। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।